welcome. You're watching Mind the Stock Markets with Vijay Singhania. नाम तो आप सबने सुना ही होगा, a very well-known, popular name in the equity markets. Mr. Vijay Singhania, the founder and chairman of TradeSmart, is a fellow chartered accountant of 1976 batch. Singhania साहब जो है उनका 30 years का experience है शेयर बाजार में. He was the president of Pan India Brokers Association in 2006 and 2007. He has widely traveled in almost all developed capital markets and participated as a speaker in global market forums. बातचीत करने से पहले हम एक नजर डालते हैं कि TradeSmart कौन से जो है ऑफरिंग्स है TradeSmart की तरफ से. TradeSmart is a leading new age technology focused discount online broking firm that simplifies investments for young and tech savvy Indians. Registered as VNS Finance and Capital Limited in 1994, the company has a strong lineage of over 25 years in the broking segment. A member of NSE, TradeSmart provides online trading, cash, futures and cash and futures and options, currency derivatives, commodities, mutual funds, ETFs for investors and online traders. आज के टॉपिक की शुरुआत जो है हम करने वाले हैं वो है रशिया और यूक्रेन की वॉर क्राइसिस. And with Mr. Singhania's stock investing journey spanning over 3 decades, I'm sure his experience will offer important lessons for every stock investor. Welcome, Mr. Singhania. थैंक यू सो मच गीतू. पॉइंट ये है कि जो वार्स हैं पास्ट में भी होते रहे हैं. हाँ जी. और जहां तक इस बार का सवाल है, इसको हम सेकेंड वर्ल्ड वार से कंपेयर नहीं कर सकते. लोग ये कह रहे हैं कि ये इट मे बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड वर्ल्ड वार, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ही नहीं रहेंगे उस वक्त. हो सकता, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार में भी क्या है कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैव द न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसमें अगर उसका यूज जरूर होगा अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो जहां तक यूक्रेन और रशिया का सवाल है, ये इनकी लोकल प्रॉब्लम है. वो जो कि एक्चुअली उसमें रशिया ने समझा नहीं था कि यूक्रेन इतना रेजिस्ट करेगा, और यूक्रेन ने इतना रेजिस्ट किया और ये अब रशिया को डैमेज कर रहा है. यूक्रेन तो डैमेज हो ही रहा है, पर सूनर और लेटर रशिया को ये रियलाइज होगा कि इस वार से कोई किसी का फायदा है नहीं. तो मेरे को ऐसा लगता है कि सूनर और लेटर ये वार खत्म होगा. और हम लोगों ने ये महसूस किया है कि पास्ट में जब भी वार हुआ है तो पोस्ट वार मार्केट में बड़ी तेजी आती है. भले ही सेकेंड वर्ल्ड वार का बात हो, क्योंकि क्या होता है कि वार में जितना डैमेज हो जाता है उस डैमेज को फिर रिकवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. तो उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी डिमांड बढ़ती है, और उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ की उम्मीद आती है. तो पोस्ट वार हमेशा देखा गया है कि पोस्ट वार मार्केट में तेजी आती है. तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो वार है, ये वार से इतना डरने की बात नहीं है. डरने की बात और चीजें हैं. डरने की बात यह है कि अगर ये वार खत्म भी हो गया तो भी रशिया और यूक्रेन और रशिया और बाकी वर्ल्ड के, कम से कम यूरोप के बीच में जो ये एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गए वो ठीक नहीं होंगे. उनको काफी टाइम लगेगा. और रशिया पे यूरोप की काफी डिपेंडेंसी है ऑयल को लेकर के. ऑयल प्राइसेस जो बढ़े उनका भी मेन रीजन यही है कि ऑयल प्राइसेस, रशिया की सप्लाईज और जगह कम हो गई, बंद हो गई. यूक्रेन से मेन पाइपलाइन यूरोप को जाती है, उसमें डिस्टरबेंस हुआ तो ऑयल के जो सप्लाईज हैं वो सारी एक्चुअली कम हो गई. तो परेशानी ये है कि अगर ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. तो जो जितने भी आइटम है, कंजम्पशन के आइटम्स हैं, सबके रेट्स पर उसका इफेक्ट आता है. तो ये एक वजह है जिसकी वजह से ये वार का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है. बट एटलीस्ट वी विल हैव टू बियर विद दैट. उसमें और कुछ कर नहीं सकते हैं. यूएस ने भी थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाया है, कुछ कंडीशंस पे रशिया भी माल सप्लाई करने को रेडी है, कि उनको भी सरवाइव करना है. अगर ऑयल नहीं देंगे यूरोप को या और कंट्रीज को, तो फिर उनकी इकोनॉमी को भी तो सफर करना पड़ रहा है. तो नेचुरली उनको तो ये देना ही पड़ेगा. देर सवेरे ठीक होगा, बट ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा इसके.
मिस्टर सिंघानिया, आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा सिचुएशन को वापस नॉर्मलाइज होने के लिए, लेकिन ये टाइम कितना होगा? जितना हम एक नी जर्क रिएक्शंस मार्केट्स में देखते हैं, वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस है, निफ्टी 18,600 लेवल से अब 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या जो बुरा वक्त है, इज द वर्स्ट ओवर? क्या वो खत्म हो चुका है? क्या आपको लगता है कि अब अगर नॉर्मलाइज होती है सिचुएशन, दोनों के बीच में टेंशन थोड़ा कम होता है, तो कितना समय लगेगा मार्केट को वापस उन्हीं लेवल्स पर जाने के लिए? देखिए क्या है कि वार के अलावा मार्केट में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोग धीरे धीरे आएंगे। एक्चुअली वार का इसमें रोल मार्केट के गिरने का उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा रोल मार्केट में लिक्विडिटी का है। और मार्केट में एक बात और माननी चाहिए कि ये जब प्री कोविड स्टेज में मार्केट 12,000 के आसपास तक गया था और उसके बाद में ये बहुत कम पीरियड में मार्केट में निफ्टी 18,600 तक चला गया। तो इतना मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आई तो उसमें उसका भी करेक्शन ड्यू था। तो अगर सपोज करो अगर 12,000 का मार्केट 18,600 तक गया तो अगर 6,000 पॉइंट का अगर उसमें ये निफ्टी में अगर वो राइज आया तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि उसके अंदर हमको 50% करेक्शन तो कभी भी आ सकता है। तो 50% करेक्शन आने के बाद भी हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग लॉन्ग टर्म में अगर हमारा जो बुल रन खत्म हो गया है एंड वी आर नाउ इन द बियर ग्रिप और समथिंग, ऐसा नहीं है उसके अंदर में। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 15,000 तक भी अगर आता है, 15,400 500 तक आता है, तब भी हमको ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हम लॉन्ग रन में बियर ग्रिप में आ चुके हैं। जो ये सर्जिंग क्रूड प्राइसेस है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ब्याज दरें अब रिवर्स हो रही है, लेट फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उनमें हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स पे काफी प्रेशर कंपनीज के है। एक्चुअली क्या है कि कारपोरेट अर्निंग्स की बात अगर आप करें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से तो कारपोरेट सेक्टर पे फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन हमको एक बात का ये और ध्यान रखना चाहिए कि जो आजकल जो कारपोरेट सेक्टर है वो बैंक बारोइंग्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। काफी कुछ उनकी जो बारोइंग्स है वो पब्लिक से हो जाती है, शेयर प्राइस से शेयर कैपिटल रेस करने से हो जाती है, और ये केवल जो मिड साइज की और स्मॉल साइज की जो कंपनीज हैं उनको उनकी डिपेंडेंसी बैंक बारोइंग्स बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये बैंक रेट बढ़ने से इसका ज्यादा इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में आएगा। क्या वजह है इसकी कि बैंक्स का काफी पैसा जो उनका जो रिजर्व होता है, जो डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में उनको आरबीआई को जो सीआरआर और एसएलआर के अगेंस्ट में जो फंड्स देने होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो वैल्यूएशन है वो गिर जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो उसमें उनको ट्रेजरी में लॉस लगेगा। अभी एक तरफ तो ट्रेजरी में लॉस लग रहा है, दूसरी ओर ये कितना पास ऑन कर पाते हैं मीडियम और स्मॉल सेक्टर को, कारपोरेट सेक्टर को, उसको देखना पड़ेगा। तो कारपोरेट सेक्टर में इम्पैक्ट तो इसका आएगा, लेकिन कारपोरेट सेक्टर में मेजर इम्पैक्ट इसका बैंकिंग सेक्टर में आएगा। और जो ये मेरा अपना ऐसा मानना है, हो सकता है कि किसी और का व्यू डिफरेंट हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। आईटी सेक्टर में इसका इम्पैक्ट कम आएगा क्योंकि आईटी सेक्टर में वैसे भी बारोइंग्स कम होती हैं, और हम लोगों ने पहले पास्ट में भी देखा कि जब एक्चुअली इस तरह से मार्केट में जब कोई बड़ी गिरावट आती, कोविड के टाइम में हम लोगों ने महसूस किया कि मैक्सिमम जो ग्रोथ हुई वो आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई। तो उसमें हमें ये जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ेंगे या वार की जो प्रॉब्लम होगी उसका कम होगा। हमने अभी रिसेंटली महसूस किया कि जो इस वार की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है कि सप्लाई साइड इफेक्ट कर रही है। एक तो कोविड खत्म हो गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी कुछ डिपेंड करता है वो चिप्स पे, आईटी सेक्टर भी डिपेंड करता है चिप्स पे। अभी चाइना में अभी तो कोविड चल रहा है, वहां कभी कहीं लॉकडाउन कभी कहीं लॉकडाउन लग जाता है। इधर यूक्रेन में, यूक्रेन इज ए बिग सप्लायर ऑफ द चिप्स टू द यूएस एंड यूरोप, अभी वहां से चिप्स आनी बंद हो गई हैं। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो किसी ने कार बुक की और वो कार में उसमें कार कंपनी ने उसको डिले कर दिया कि भाई इसमें अभी कुछ चिप्स जो है अभी हमारे लगने बाकी है, तो द डिलीवरी इज नॉट रेडी।
ये करके उन्होंने बोला इसके जब भी हम राइजिंग इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे होते हैं तो मार्केट पे एक झटका तो लगता ही लगता है। तो रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है अब शुरू हो चुका है। आरबीआई ने ही हाल में एक्ट किया और 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया। ऐसे में मार्केट्स जो है नीजक रिएक्शन तो दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है कि हर समय अगर जी मैं आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा जी। आप अगर पास्ट उठा करके देखें तो आप ये पाएंगे कि 2006-7 में ग्लोबली सभी मार्केट्स में बहुत तेजी रही। एंड कैन यू इमेजिन व्हाट वाज द फेड इंटरेस्ट रेट इन 2007? इट वाज ओवर 5%। एंड एक्चुअली जब ये 2008 में जब ये लेहमन क्राइसिस आई तो उसके बाद में इंटरेस्ट रेट ये कम होते होते 0.25 तक चला गया और 2009 से 2016 तक 0.5% रहा इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद में जो फेड का इंटरेस्ट रेट था वो 2019 में दोबारा इन्होंने बढ़ा करके 2.5% कर दिया। फिर उनको कोविड के टाइम में कम करके उसको 0.25% पर लाना पड़ा। पर आप ये देखेंगे कि 2019 में जब ये 2.5% इंटरेस्ट रेट फेड का था उस टाइम में मार्केट में मंदी नहीं थी। सिमिलर वे में 2007 में जैसे मैंने बताया कि जो 5% इंटरेस्ट रेट था मार्केट में तो ये लग रहा था पता नहीं मार्केट कहाँ चला जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली जो ये चीज देखते हैं कि भाई मार्केट में देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जो हम जो मार्केट में हम करते हैं तो उसमें अंडरलाइन जो रहती है, अंडरलाइन माने जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है कि उसकी सप्लाई कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि न्यू इश्यूज नहीं आते हैं और इधर सेविंग्स पब्लिक की बढ़ती जाती है, पब्लिक इन्वेस्ट करती जाती है, पब्लिक फर्दर इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके मुकाबले मार्केट में शेयर्स नहीं होते हैं। तो कई बार उस वजह से। दूसरा क्या होता है कि मार्केट जनरली मार्केट जनरली ट्रेंड में बिहेव करता है। अगर एक बार बुल रन शुरू हो जाता है तो कुछ समय तक बुल रन रहता है, भले ही उसमें इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, चाहे कोई और वजह आए, कुछ भी हो, वो सब उसमें रहता है। पर यह है कि एक बार ये नी जर्क रिएक्शन आएगा और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये 0.40 अभी जो है वो एक मतलब जो है हो गया, अब आगे नहीं होगा, ये और भी बढ़ने वाला है। अब आप इंडियन टर्म्स में अगर आप देखें तो 2013 में जो इंटरेस्ट रेट था अपने यहाँ रेपो रेट वो 8.5% था। 14-15 में इंटरेस्ट रेट ये 8% था। 2018 में ये 6% था और 2019 में ये 5.25% था, जो कोविड टाइम में इन्होंने कम करके 4% किया। तो अपने कंट्री ने ऐसा नहीं किया कि वो जो 2.5 को 0.25 कर दिया हो, अपने कंट्री ने 5.25 को बड़ा लॉजिकली 4% पे ही लेकर के आए, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें कुछ नहीं होगा, जितना भी करेंगे थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगी। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, आप देखिए 2019 में इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 2% था, ये 2020 में कोविड टाइम में एकदम से 7% से ऊपर चला गया। 2021 दिसंबर में ये 4% से थोड़ा ज्यादा था, अभी ये 6.95% हो गया। तो ये एक्चुअली जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली मार्केट को अफेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन मार्केट में ज्यादा इफेक्ट आता है जो मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है उससे पता लगता है। तो आपका ये मानना है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है? मैं जब तक ये आपका 50% रिट्रेसमेंट से ज्यादा नहीं जाएगा मार्केट नीचे, तब तक मैं इसको बुलिश मानूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि और ये जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी ये जहर निकल जाएगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये धीरे 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 जाता रहेगा तो फिर वो ऊपर आने में जरा वो होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट अभी भी बुल रन में ही है। सी देयर आर 3 काइंड ऑफ ट्रेंड्स, पहले आप ये मान के चलना चाहिए। पहला तो होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और दूसरा होता है मीडियम टर्म, और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म। तो ये तो पक्की बात है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग तेजी में नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर, ये शॉर्ट टर्म कितना है ये आप मान के चलिए कि भाई कम से कम 1 महीने का तो शॉर्ट टर्म है ही। मीडियम टर्म में आप ये 3 महीने का मान सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म है ही। इस तरह से है इसके अंदर। जी,
आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती है मिस्टर सिंघानिया अबाउट प्रीवियस वॉर सिनेरियोज? मार्केट कितना समय लगाती है वापस रिकवर करने में, और की टेकअवेज क्या रहते हैं? देखिए, आप सेकंड वर्ल्ड वॉर से लीजिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूके, यूरोप, जापान, ये सब तबाह हो गए थे। और उसके बाद में ये ठीक है कि इसमें एक्चुअली यूएस ने पैसा लगाया, वो यूएस एक्चुअली एक बड़ा सेट बन गया उस टाइम में, और यूएस ने इन सब जगह पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन ये बहुत तेजी से आया। जापान कितनी तेजी से आया, जापान में तो 2 न्यूक्लियर बम गिरे, और उसके बाद भी जापान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यूक्रेन और रशिया का वार, ये लोकलाइज्ड वार है। इससे मतलब यूरोप में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, पर जहां तक अपने मार्केट का सवाल है, अपने मार्केट में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। बशर्ते ये एस्केलेट ना हो, ये कहीं न्यूक्लियर में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि अभी भाई ये तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक्चुअली ये जो दोनों का झगड़ा है, ये एक तरह से विम्स का झगड़ा है कहना चाहिए। ये कोई लॉजिकल रीजन का झगड़ा है ही नहीं। जो रशिया और यूक्रेन का जो झगड़ा है, वो दोनों के अपने अपने वो हैं, वो उनको डाउन करना चाहता है रशिया, और यूक्रेन जो है वो दब नहीं रहा उससे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोकलाइज्ड है। अगर हम इस वॉर की बात करें मिस्टर सिंघानिया, तो अगर वॉर खत्म भी होती है, और आप जैसे कि आपने कहा कि अगर लोकलाइज भी होती है, लेकिन सैंक्शंस तो अभी रहेंगे, और वो सैंक्शंस के इम्पैक्ट के चलते हुए क्रूड का दाम या गैस के दाम जो है वो एलिवेटेड लेवल्स पे कुछ और समय के लिए रहेंगे। अगर ये एलिवेटेड लेवल्स पे रहते हैं तो हमारा देश एक नेट इंपोर्टर है ऑयल का, क्रूड का, तो क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी में? हम लोगों का जो जीएसटी कलेक्शन है, ये 1.68 करोड़ हुआ, 1.68 लाख करोड़ हुआ, विच इज द हाईएस्ट एवर अभी तक का जितना था। अब ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ठीक है, एक बार हम ऑयल प्राइस ज्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली ट्रांसपोर्टेशन है, सब चीजें हैं, उन सब में कॉस्ट तो बढ़ती है ही। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी पूरी है कि ये हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर ये तेजी से नहीं बढ़ रही होती, दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अलावा कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब भी तेजी से बढ़ रहा। अगर ये नहीं बढ़ता, क्योंकि जीएसटी तो एंड पॉइंट पे लगाया जाता है, तो अगर ये नहीं बढ़ रहा होता तो फिर हमारा जीएसटी कलेक्शन इतना अच्छा नहीं आता। तो मेरे अपने हिसाब से ये इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सही है कि अगर से फॉर एग्जांपल हम ये सोच रहे थे, जहां बीच में आया था कि हम लोगों का 10% 12% ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ शायद हो सकता है कि इतनी जल्दी नहीं आए, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। और जहां तक सैंक्शंस का सवाल है, सैंक्शंस मेन लगे हैं रशिया में, और आपने भी ये देखा वो इंडिया पे नहीं लगे हैं सैंक्शन। वो सैंक्शंस लगने के बाद भी इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, और किसी और सैंक्शन लगाने वाले कंट्री की भाई ये नहीं है। ये मतलब आई शुड नॉट से, बट मतलब आई एम टेम्प्टेड टू से एक्चुअली कि किसी और कंट्री की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया पे सैंक्शन लगा दे। जब तक हम पॉलिटिकली हम लोग इतने स्ट्रांग हैं, मोदी जी हमारे साथ में हैं, तब तक हमें नहीं लगता है कि कोई सैंक्शंस का इफेक्ट हमारे ऊपर आ सकता है डायरेक्टली। तो ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बाजार को लेके? आप लॉन्ग टर्म में बुलिश है अभी भी? आपको लगता है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है वो जल्द खत्म होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा एवरलास्टिंग होगा, और आपको लगता है कि इंटरेस्ट सिनेरियो जो है उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारे देश पे नहीं पड़ सकता? तो नेट आपकी मार्केट को लेके स्ट्रेटेजी क्या होगी? वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत कंटिन्यू होगी इन द शॉर्ट टर्म, पर आप इस मार्केट को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे खेलेंगे इस बाजार? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि एक्चुअली व्हेन देयर इज अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट, एवरीबॉडी इज सेइंग कि भाई दूर रहो मार्केट से, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय। और ये हम लोगों ने 2008 में देखा। लेहमैन क्राइसिस के बाद में जब मार्केट बिल्कुल रॉक बॉटम पे था, तो उस टाइम में हम लोगों ने लोगों को एडवाइस किया
कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट का आपका जो बजट है उसका आप 3-4% हर हफ्ते इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो मार्केट एकदम रॉक बॉटम पे आया था और ये हम लोगों के कहने के बाद भी नीचे गया मार्केट। तो हमारा कहना क्या है, मेरा सोचना यह है कि अगर कहीं मार्केट 50% रिट्रेसमेंट पे आया तो लोगों को जितना इन्वेस्टमेंट करना है उसका 5% समथिंग एक्चुअली वो दे कैन इन्वेस्ट ऑन वीकली बेसिस और ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, और उसमें उनको लॉन्ग रन में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। इसकी बहुत सारी वजह हैं, मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड ने और खास तौर से डेवलप्ड इकोनॉमीज में बहुत सारे लेसन सीखे 2008 क्राइसिस से। 2008 क्राइसिस में अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन जॉब्स वेयर लॉस्ट बाय द पीपल इन यूएस अलोन। आपने पूरा पढ़ा होगा उसके अंदर। अभी दूसरी बात क्या हुई कि जो जितने भी रिटायरमेंट फंड्स वगैरह होते हैं वो या सोशल सिक्योरिटी फंड्स होते हैं, वो सारे के सारे उसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, सब होता है उसके अंदर। तो वो उन सब की डिपेंडेंसी मार्केट पे बहुत ज्यादा रहती है। तो कोई भी गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मार्केट लॉन्ग टर्म में नीचे जाए, कुछ भी हो, ये आप मान के चलिए। क्योंकि अगर ये मार्केट नीचे जाएगा तो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हाँ, इसमें एक बात हमको समझनी चाहिए, जितने भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं वो अपना कुछ पोर्टफोलियो बॉन्ड्स में रखते हैं। अभी आज के दिन क्या है कि बॉन्ड यील्ड, अब ये मान के आप चलिए, अभी 3% के आसपास आ गई है। तो इसमें अभी यूएस में क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट ही, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई घर खरीदना चाहता है तो 4-4.5% पे उसको इंटरेस्ट रेट पे उसको घर मिल जाता है। मुझे अभी हाल का नहीं पता, मैं 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं यूएसए में था तब ये ऐसा रेट था। तो इसमें क्या है कि जो थोड़ा सा जो हम लोग सेलिंग देख रहे हैं अपने मार्केट में, या यूएस मार्केट में भी जो सेलिंग आ रही है या जो थोड़ा फॉल आ रहा है मार्केट में, उसकी वजह यह कि ये पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हो रहा है। इक्विटी से निकल करके रुपया ये जा रहा है डेट मार्केट में, और ये जाएगा, ये पूरा रहेगा इसके अंदर। इसमें कोई ये मान के चलना चाहिए कि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम तो रहेगी हमेशा जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप 50% रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे या फिर आप करंट लेवल्स जो आसपास चल रही है निफ्टी के 16,900 800 के आसपास भी खरीदारी करेंगे? देखिए, जहां तक लोगों को रिकमेंड करने का सवाल है, देखिए मैं पहली बात तो बता दूं कि एज ए कंपनी हम लोग अपना इक्विटी में, मेरे अपने पोर्टफोलियो में एक भी शेयर नहीं है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हो गया तो मेरे को इक्विटी में मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा कम होना चाहिए। हालांकि लोग इसके अगेंस्ट में हैं, ऐसा नहीं है, लोग रखते हैं इक्विटी में। और लेकिन कंपनी में क्या है कि ये एक कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग की बात आ जाती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ है तो वैसे हम इक्विटी के बारे में हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कोई भी जनरली, पर तब भी हम लोग अपने पोर्टफोलियो में हम लोग शेयर्स नहीं रखते हैं। पर जहां तक रिकमेंड करने का सवाल है, मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी एपिटाइट के हिसाब से वो लोग, अगर से लास्ट टाइम फॉल जो हुआ था, तो लास्ट टाइम जो फॉल आया था उस फॉल के आसपास अगर मार्केट आता है तो उस टाइम में उस 16,000 के आसपास आई थिंक लास्ट टाइम आया था इंडेक्स, तो अगर वो फॉल आता है तो इट विल बी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक सम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो हो सकता है कि वो डबल बॉटम हो। टेक्निकली हम लोग ये मानते हैं कि डबल बॉटम अगर हुआ उसके बाद मार्केट बढ़ता है, वहां से 16,000 से मार्केट नहीं नीचे गिरता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि फिर मार्केट वहां से थोड़ा सा तेजी की तरफ जाता है। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया फॉर योर टाइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक पे हम फिर से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गीतू। थैंक यू।